देखिए फाइनली में आप लोगों के लिए आपका एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के में इंपोर्टेंट क्वेश्चंस 2023 के लेके आ चुका हूँ। इसके साथ में उत्तर भी लेके आया हुआ हूँ। जिन यूनिवर्सिटी में आपके रिटन का एग्जाम होता है, कहना मतलब लिखित परीक्षा जो होती है, उसके लिए मैं एजुकेशन का या यानी शिक्षा शास्त्र का बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में इसके उत्तर भी लेके आ चुका हूँ। सभी प्रश्न उत्तर आपको तैयार कर लेना, इन्हीं से आपका पूरा पेपर सोल्व हो जाएगा और आपको अपने एग्जाम में नंबर दिलाने में काफ़ी मदद करेंगे सारे प्रश्न उत्तर। मैं यहाँ से सारे प्रश्न उत्तर आपको दिखा दे रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने आपके बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के मैंने आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में क्वेश्चन आंसर और मॉडल पेपर दोनों अपलोड कर चुका हूँ। सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर वॉच कर लीजिए। प्ले लिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। मैंने आपके ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और मॉडल पेपर दोनों का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। देखिए यहाँ से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आपका एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का है, आपका बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 2023 के एग्जाम के लिए होने वाले हैं, साथ में इसके उत्तर भी मैं लेके आया हुआ हूँ। ये ऑल यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से मैं सारे प्रश्न उत्तर आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से मैं आपको सभी प्रश्न उत्तर आपको दिखा दे रहा हूँ। आपके बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आया हुआ हूँ। इसमें बहुत सारे मैं रिपीटेड प्रश्न भी लेके आया हूँ, उसके साथ उत्तर में सभी प्रश्न उत्तर आपको पूरा लेक्चर आपको अटेंड कर लेना है भाई। इन्हीं से आपको अपने एग्जाम में मार्क्स आपको दिलाने में बहुत ही मदद करेंगे सभी प्रश्न उत्तर। इसमें जो पहला प्रश्न लेके आया हूँ, आपका वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य से आपको पढ़ लेना है, जैसे आपका ज्ञान हुआ, अनुभव पर बल इसमें दिया गया था, चरित्र का निर्माण हुआ, व्यक्तित्व का विकास, सभी आपको एक बार देख लेना है। वीडियो को रोक के सभी आपको उद्देश्य आपको शिक्षा के आपको पढ़ लेना है। बिल्कुल प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर अगला प्रश्न जल्दी से यहाँ से देखिए, आपका ये सभी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल इन सभी प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। इसके जो लास्ट में यहाँ से फिर अगला प्रश्न इसमें आपका दिया हुआ है, बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य से आपको देख लेना है। बौद्धकालीन शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। देखिए डॉक्टर आर के आपका मुखर्जी के अनुसार आपका बौद्ध प्रणाली में शिक्षा जो बिहार या मठ में दी जाती थी, जिसमें आपका समूह जीवन, आपका भ्रातृत्व भावना और जनतंत्र के लिए अवसर प्रदान होता था। यहाँ तक इसके आपको डिफिनेशन देख लेना है बौद्धकालीन शिक्षा की। इसके बाद इसके उद्देश्य से आपको देख लेना है। कभी कभी बौद्धकालीन शिक्षा की डिफिनेशन भी पूछ लेता है, इसलिए पहले आपको इसकी डिफिनेशन तैयार करना है, फिर इसके उद्देश्य यहाँ से आपको देख लेना है। इसके उद्देश्य भी आपको देख लेना है। धार्मिकता का समावेश, इसकी पहले इसका उद्देश्य हो गया। आपका इंद्रिय निग्रह पर बल, आपका व्यक्तित्व विकास पर बल, आपका सत्य और अहिंसा की शिक्षा, ये सभी आपको देख लेना है इसके उद्देश्य आपको। फिर अगला प्रश्न आपका 3 नंबर यहाँ से आपका दिया हुआ है, मठ या विहार के बारे में बताइए। देखिए बौद्ध धर्म का विकास मठों से हुआ था। ये मठ न केवल धर्म के अपितु शिक्षा के भी केंद्र थे, और यानी शिक्षा देने का कार्य उनके निवास करने वाले आपका भिक्षाणुओं द्वारा किया जाता था। डॉक्टर आर के मुखर्जी ने लिखा है कि बौद्ध मठ यानी बौद्ध शिक्षा और ज्ञान के केंद्र थे। बौद्ध संसार अपने मठों की से यानी पृथक या स्वतंत्र रूप से शिक्षा यानी प्राप्त करने के लिए कोई अवसर नहीं देता था। यानी धार्मिक और लौकिक यानी सब प्रकार की शिक्षा भिक्षुओं के यानी हाथ में थी। यहाँ से इसको देख लेना, यहाँ तक आपको डिफरेंसेस के को पढ़ लेना है। इसको वीडियो को रोक के पूरा आपको इसके बारे में पढ़ लेना, इंपोर्टेंट आपका प्रश्न है। देखिए आपसे आपका इसमें आपका दिया हुआ मठों के यानी उच्च शिक्षा में अपनी दक्षता से यानी कोरिया, चीन, तिब्बत और जावा जैसे सुदूर यानी देशों के छात्रों को आकर्षित करके भारतीय यानी भारत की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति में वृद्धि की थी। फिर अगला इसमें आपका प्रश्न दिया हुआ है, वैदिक कालीन में गुरु शिष्य संबंध को स्पष्ट कीजिए। जो वैदिक यानी जो वैदिक काल था, इसमें जो गुरु और शिष्य के बीच में क्या संबंध था, ये आपको स्थापित करना है। देखिए प्राचीन यानी भारतीय शिक्षा की यानी संभवतः सर्वप्रथम यानी सर्वप्रमुख विशेषता गुरु शिष्य यानी गुरु शिष्य संबंध की ही थी। इसमें जो इसका जो संबंध है किसी संस्था के माध्यम से नहीं, वरन सीधा उन्हीं के मध्य था। इस संबंध का मुख्य आधार उनके पारस्परिक कर्तव्य थे। छात्र अपने शिक्षक का यानी हृदय से सम्मान करते थे और उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे। गुरु का सम्मान राजा, माता पिता और देवता से ही किसी भी प्रकार का निम्नतर नहीं होता था। आचार्य की सेवा छात्र अपना कर्तव्य समझते थे और गुरु परिवार के सभी कार्यों को करने में आनंद का अनुभव करते थे। इस तरह से आपको इसका पढ़ लेना है, इसके बीच में जो संबंध था, और यहाँ से आगे भी इसको आपको पढ़ लेना है। वीडियो को रोक के थोड़ा सा यहाँ से देखिए, आपका इसमें कुछ यहाँ से लिखा हुआ है, इनके अनुसार आप देख लेना है। आपका अल्टेकर के शब्दों में यहाँ से लिखा हुआ है, शिक्षक एवं छात्र के संबंध स्नेहपूर्ण और घनिष्ठ थे और उनके भावी जीवन में भी बने रहते थे। इस तरह से आपको देख लेना है। फिर अगला प्रश्न जल्दी से देखिए, आपका दिया हुआ है,
5 नंबर आपका उपनयन एवं आपका समावर्तन संस्कार से क्या तात्पर्य है। उपनयन पहले संस्कार देख लेना है क्या होता है उपनयन संस्कार। जैसे वैदिक कालीन में बालक यानी विद्या अध्ययन का औपचारिक प्रारंभ एवं संस्कार से द्वारा ही होता था, जिसमें आपका उपनयन संस्कार कहते थे। यहाँ तक आपको देख लेना। देखिए उपनयन संस्कार क्या होता है। वैदिक काल में जो बालक को जो विद्या अध्ययन का जो औपचारिक प्रारंभ एवं संस्कार के द्वारा होता था, जिसे उपनयन संस्कार कहते हैं। इसके यहाँ से डिफिनेशन होगी। फिर उपनयन का अर्थ क्या होता है। उपनयन का अर्थ होता है पास ले जाना, अतः बालक को शिक्षा के लिए अध्यापक के पास ले जाना ही उपनयन संस्कार कहलाता है। यहाँ तक आपको इसको तैयार करना है, ये इंपोर्टेंट आपका प्रश्न है। फिर आपका समावर्तन संस्कार क्या होता है। समावर्तन यहाँ से आपको समावर्तन फिर संस्कार क्या होता है। समावर्तन संस्कार के बारे में आपको देख लेना जल्दी से। समावर्तन संस्कार का अर्थ होता है घर लौटना। वहाँ पहला आपका हो गया था यानी शिक्षा के लिए जाना, ये आपका घर लौटना हो गया उपनयन आपका समावर्तन का। यानी यह संस्कार उस समय होता था जब छात्र अपनी वैदिक शिक्षा समाप्त कर लेता था। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ जो होता है घर लौटना। यह संस्कार लगभग यहाँ से आपका 25 वर्ष की आयु में होता था, जब छात्र गुरु यानी गृह से लौट कर अपने घर जाता था और ब्राह्मण आश्रम का परित्याग करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। यह संस्कार आधुनिक युग से आपका दीक्षांत भाषण के रूप में छात्रों को समावर्तक उपदेश के रूप में समाप्त होता था और उसे आपका गृह जीवन में सत्कर्मों के बारे में बताया जाता था। इस तरह से उसको पढ़ लेना एक बार, वीडियो को रोक के थोड़ा सा। आपका मुस्लिम काल के में गुरु शिष्य संबंध आपको ऐसे दे देना है। मुस्लिम युग में यद्यप औरंगजेब ने आपके भरे दरबार में अपने गुरु यानी मुल्ला शाह सालेह का अपमान और अनादर किया था, किंतु ऐसा नहीं था कि गुरु भक्त के प्राचीन आदर्श का लोप हो गया था। इस तरह से इसको भी आपको पढ़ लेना एक बार, वीडियो को रोक के। यहाँ से इनके कई शब्दों में यहाँ से लिखा हुआ है। शिक्षा और छात्र का जो संबंध होता है मुस्लिम काल में वैसा ही था जैसा कि ब्राह्मणीय काल में शिक्षा में था। इस तरह से इसके आपको डिफिनेशन इतने ही यदि तैयार कर लोगे तब भी आपका यहाँ से पूरे नंबर आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। फिर मकतब और मदरसा क्या थे। मकतब और मदरसे क्या था ये भी आपको देख लेना है। मकतब का अर्थ होता है उस स्थान से होता है जहाँ लिखने की शिक्षा प्रदान की जाती है या बालकों को प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। मकतबों में सबसे पहले जो बालकों का वर्णमाला के जो शब्दों का ज्ञान कराया जाता था, गणित की लिपि और कुरान की आयतें आपका कंठस्थ कराई जाती थी। मदरसे यानी उच्च शिक्षा के केंद्र थे जहाँ शिक्षा भाषण विधि से दी जाती थी तथा सभी यानी विषय विस्तृत रूप से पढ़ाए जाते थे। इस तरह से आपको देख लेना, वीडियो को रोक के थोड़ा सा पढ़ लेना है। फिर आपको शहरीकरण को परिभाषित कीजिए। शहरीकरण भी का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शहरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें गांव क्षेत्र के लोग अपने गांव को छोड़कर शहर की ओर रुख करते थे, वहां की आबादी बढ़ा लेते थे। वर्तमान समय में यह बहुत ही अधिक देखने को मिल रहा है कि लोग काम धंधे की वजह से, पढ़ाई की वजह से शहरों की तरफ रुख कर लेते हैं, मतलब शहरों की तरफ ज़्यादा जाने लगे हैं। फिर अगला इसमें आपका प्रश्न दिया हुआ आपका, इसको भी एक बार आपको पढ़ लेना है। बिस्मिल्लाह संस्कार क्या होता है ये भी आपको देख लेना है। वीडियो को रोक के थोड़ा सा भी अगला प्रश्न से आपका दिया हुआ है। शिक्षा में सार्वभौमिकरण से क्या आशय है। शिक्षा के जो सार्वभौमिकरण से क्या आशय है आपको देख लेना है। शिक्षा के जो सार्वभौमिकरण से अभिप्राय है 14 वर्ष तक के सभी छात्रों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना। इसके अंतर्गत सभी जाति वर्ग व धर्म छात्रों के लिए शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना यानी विद्यालय सुविधाओं को सार्वभौमिक बनाना और नामांकन को सार्वभौमिक बनाना शामिल है। यह लक्ष्य आपका 1960 तक पूर्ण हो जाने चाहिए थे, किंतु इसमें अनेक समस्याओं के कारण आज तक यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। फिर अगला प्रश्न से आपका दिया हुआ है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन क्या है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन क्या है यह भी आपको देख लेना है। देखिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है यानी लोगों को साक्षर करने के लिए चलाया गया था। देखिए यहाँ से आपको देख लेना है। ये जो आपका मिशन है, भारत सरकार ने सन आपका 1986 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का प्रारंभ करने का निर्णय लिया था कि इस निर्णय के आधार पर मिशन को कार्यक्रमों को सन आपका 1988 में लागू किया था। इस कार्यक्रमों का लक्ष्य
सन 1995 से तक, यानी 15 से 35 वर्ग के यानी 8 करोड़ यानी जो निरक्षर थे, जो लिख नहीं पाते थे, उनको कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना था। उन सभी को शिक्षा का अध्ययन कराना इनका उद्देश्य था मेन। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, त्रिभाषा सूत्र पर टिप्पणी दीजिए। त्रिभाषा सूत्र क्या है, इस पर आपको टिप्पणी आपको देख लेना है। त्रिभाषा यानी भाषा समस्या के समाधान के लिए त्रिभाषा सूत्र की अपेक्षा त्रिभाषा सूत्र को अधिक उपयोगी मानकर सन आपका 1956 में केंद्रीय स्तर पर त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किया गया। उस समय से लेकर आपका सन अभी तक आपका यहाँ से दिया हुआ, उस समय से लेकर सन आपका 1968 तक जब केंद्र सरकार ने इसको मान्यताएं प्रदान की थी, तो अपना अंतिम रूप ग्रहण करने के लिए अनेक अवस्थाओं में से होकर गुजरा। इस संबंध को निम्नलिखित विषय यानी सामग्री का समावेश किया गया है। इसमें आपका जैसा हो गया आपका सूत्र का प्रतिपादन आपका इसमें जो 1956 में किया गया था आपका, इसको भी आपको देख लेना। फिर दूसरा से किया गया है। फिर अगला प्रश्न जल्दी से देखिए आपका, यहाँ से आपका 1992 की पुनरीक्षित आपका राष्ट्रीय नीति का उल्लेख है, सबको कर देना है। ये भी एक देख लेना एक बार वीडियो को रोककर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं भी। अगला प्रश्न देख लीजिए जल्दी से, वर्धा शिक्षा योजना क्या है। वर्धा शिक्षा एक बार आपको पढ़ लेना है। देखिए वर्धा शिक्षा जो होती है आपका सन यहाँ से आपका 1937 में गांधी जी ने वर्धा में थे, और जहाँ वे मारवाड़ी यानी हाई स्कूल की रजत यानी जयंती का समारोह 22 और 23 अक्टूबर 1937 से होकर यानी होने वाला था। इस अवसर पर भारत के यानी प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों ने राष्ट्रीय आपका नेताओं एवं समाज सुधारकों को आमंत्रित किया गया था, और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का गांधी जी ने आपका सभापतित्व में आयोजन किया गया था। इस तरह से आपको देख लेना है। अगला प्रश्न फिर जल्दी से देख लीजिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, ये भी आपको देख लेना है। ये भी आपको एक बार पढ़ लेना है, इसके बारे में भी आपको इसके यहाँ से आपको देख लेना है सभी बातें इसके भी। फिर आपको नारी शिक्षा के संदर्भ में हंटर आयोग की स्तुतियाँ क्या होती है आपको देख लेना है जी। इसकी जो निम्नलिखित सिफारिश इसकी होती हैं, जिसकी पहले सिफारिश होगी बालिका विद्यालयों को उदार आर्थिक सहायता करना। फिर आपका बालिका विद्यालयों का निरीक्षण के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति करना, सभी आपको देख लेना है। मुस्लिम कालीन शिक्षा के उद्देश्य आपको देख लेना है, ये भी आपका इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके उद्देश्य जैसा हो गया इस्लाम धर्म का प्रचार करना, ज्ञान का प्रसार है, धार्मिकता का समावेश, ये सभी आपको देख लेना। चरित्र का निर्माण करना, ये सभी इसके उद्देश्य हैं। फिर आपका निस्यंदन सिद्धांत क्या होता है, ये भी आपको देख लेना है। इसका जो अर्थ होता है छानना होता है, यानी व्यापारियों की कंपनी होने के कारण वह भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम व्यय करना चाहती थी, अतः उसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि शिक्षा का नियोजन केवल उच्च वर्गों के व्यक्तियों के लिए किया जाए, क्योंकि शिक्षा इस वर्गों के व्यक्तित्व से यानी छन कर स्वयं ही यानी निम्न वर्गों से व्यक्तियों तक पहुंच जाएगी। इस सिद्धांत के अर्थ को स्पष्ट करते हुए आपका आर्थर मैथ्यू ने लिखा है कि आपका शिक्षा ऊपर के प्रवेश करके यानी जनसाधारण तक पहुंचनी थी, यानी लाभप्रद ज्ञान भारत के सर्वोच्च वर्गों से बूंद बूंद तक नीचे नहीं टपकना था। इस तरह आपको देख लेना है इसका सिद्धांत। चाहे आपको यहाँ से इतना ही आपको पढ़ लेना है, इतना ही आपको याद कर लेना है, बस इसको रोक के वीडियो को। फिर आपका अगला प्रश्न जल्दी से देखिए, यहाँ से दिया हुआ है, ये भी आपको देख लेना है एक बार। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, सैंडलर कमीशन पर टिप्पणी आपको लिख देना है। आपका सैंडलर कमीशन क्या था, इस सर आपको टिप्पणी देख लेना, ये भी एक इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की जो नियुक्त आपका 14 आपका सितंबर आपका 1917 में की गई थी। इस आयोग के अध्यक्ष यानी लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर माइकल सैंडल थे, यानी उनके नाम पर ही इस आयोग को सैंडल आयोग के नाम से कहा गया है। यहाँ तक आपको एक बार पढ़ लेना, बस आपका पूरा ऐसे हो जाएगा उत्तर ये। फिर अगला प्रश्न आपको देख लेना है। फिर अगला प्रश्न यहाँ से आपका दिया हुआ सर्व शिक्षा अभियान पर प्रकाश डालिए। सर्व शिक्षा अभियान पर आपको प्रकाश डाल देना है। यह योजना जो चालू की गई थी आपकी सन आपका 2001 से शुरू की गई थी। यह कार्यक्रम राज्य के सहयोग से चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत देश के प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने
संकल्प वर्ष आपका 2010 तक 6 से आपका 14 वर्ष आयु के यानी वर्ष के सभी बच्चों को उपयोगी एवं स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराना शामिल था। आपका जो सर्व शिक्षा अभियान का जो इसका जो मेन मिशन था, ये आपका 6 से लेकर आपका 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए उच्च शिक्षा का प्रावधान इसकी व्यवस्था करना था मेन। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, कलकत्ता मदरसा पर आपको टिप्पणी लिख देना। ये भी आपको देख लेना, एक बार पढ़ लेना भी इसको, वीडियो को रोक के थोड़ा सा। फिर आपका अपव्यय और अवरोधन क्या है, अपव्यय और अवरोधन क्या है, ये भी आपको देख लेना एक बार। इस सारे यहाँ से हाइडिंग आपको मिल जाएंगे, आपको दोनों को आपको पढ़ लेना है। देखिए, अवरोधन होता है किसी बालक को किसी निम्न कक्षा में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए रोका जाना, यह आपका अवरोधन कहलाता है। और अपव्यय के मतलब ये होता है विद्यालय में किसी कक्षा में घटा लेना, ये आपका शिक्षा पूर्ण होने से पहले बालकों को विद्यालय के किसी भी कक्षा से घटा लेना, ये आपका होता है अपव्यय। फिर अगला प्रश्न यहाँ से दिया हुआ है, ग्रामीण विश्वविद्यालय की अवधारणा क्या है। ग्रामीण विश्वविद्यालय की अवधारणा क्या है, इसको भी एक बार पढ़ लेना है। फिर विश्वविद्यालय स्वायत्तता किससे क्या समझते हैं, भी आपको देख लेना है। तक्षशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताइए, ये भी आपका इंपोर्टेंट प्रश्न है। तक्षशिला आपका नालंदा विश्वविद्यालय इंपोर्टेंट प्रश्न आपके, इसको भी आपको देख लेना है एक बार। नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ से नीचे आपका दिया हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय यानी यह विश्वविद्यालय पटना से लगभग 50 मील दूरी दक्षिण में था। यह लगभग 1 मील लंबा, आधा मील चौड़ा और आपका चहार दीवारी से घिरा था, जिसमें आपके 2 बड़े सभा भवन और 300 अध्ययन कक्ष थे। यह बहुत ही बड़ा आपका बना हुआ था, इसको एक बार पढ़ लेना है। बुनियादी शिक्षा के सिद्धांतों का आपको उल्लेख कर देना है, ये भी आपका इंपोर्टेंट प्रश्न। इसके उद्देश्य से आपको देख लेना, जैसे आपका जनसाधारण की शिक्षा, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा होगी, इसमें आपकी सामाजिक शिक्षा होगी, आपका शिक्षा मातृभाषा में, शारीरिक श्रम का महत्व, सभी आपको देख लेना। ये सभी आपके बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य हैं। फिर आपका गोखले बिल के प्रमुख सुझावों को लिखिए। देखिए, मैं सभी यदि सारे उत्तर में पढ़ूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा जाएगा, इसलिए आपको वीडियो को रोक रोक के आपको पढ़ लेना है सभी, बस इतने आपको प्रश्न उत्तर आपको तैयार कर लेना है। फिर अगला प्रश्न जैसा आपका दिया हुआ है, अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद पर आपको टिप्पणी आपको लिख देना है। भी आपका इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका। अखिल भारतीय जो प्रारंभिक शिक्षा परिषद थी, ये आपका इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका। अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद का निर्माण आपका 1957 में किया गया था। इसके निर्माण का उद्देश्य 10 वर्ष की यानी अवधि में 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने की योजना थी। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के अनुदान दिया गया था। यानी पंचवर्षीय योजना में पर्याप्त धनराशि व्यय की गई थी, यानी की गई। इस तरह आपको इसको देख लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, बेसिक शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत आपको देख लेना है। ये भी एक इंपोर्टेंट प्रश्न आपका, बेसिक शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत क्या होते हैं। ये भारत में जो निरक्षरता का आपका उन्मूलन करने के लिए बेसिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आपके 7 से आपके 14 साल तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करने की योजना बनाई गई थी। भारत जैसे निर्धन और अशिक्षित देश के लिए यह उपयुक्त भी सिद्ध होता है। इसके यानी इसमें बालक विद्यालय में विभिन्न प्रयोगों को करते हुए स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का पाठ सीखेंगे। इस तरह से आपको इसको देख लेना, एक बार पढ़ लेना सही से। अब यहाँ से डॉक्टर आपको कालेकर के यहाँ लिखा हुआ है, सार्वभौमिक अनिवार्य शिक्षा 7 से आपके 14 वर्ष तक देनी चाहिए, चाहे इतना ही आपको देख लेना है। उच्च शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, ये भी आपको देख लेना। जैसे आपका है युवकों के राष्ट्रीय अनुशासन की भावना का विकास करना, ये सभी इसके उद्देश्य हैं उच्च शिक्षा के। और भी यहाँ से किसके उद्देश्य दिए हुए हैं, इसको भी आपको देख लेना है। आपका मुगल काल शिक्षा का सौगीर युग था, इस पर आपको टिप्पणी लिख देना है। इसके बारे में आपको देख लेना, वीडियो को रोक के इसको भी आपको पढ़ लेना एक बार। फिर आपका बहुतकालीन शिक्षण संस्थाओं पर आपको टिप्पणी लिख देना है। बहुतकालीन शिक्षण संस्थान जो है, इस पर आपको टिप्पणी तैयार कर लेना है। देखिए, इसको भी बारे में आपको एक पढ़ लेना, वीडियो को रोक के। फिर आपका गुरुकुल से आप क्या तात्पर्य है, गुरुकुल से क्या तात्पर्य है, ये भी आपका इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये भी आपका इंपोर्टेंट प्रश्न आपका भिक्षाटन एवं आपका दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए गुरुकुल किसी ग्राम या नगर के निकट शांत एवं सुंदर प्राकृतिक स्थान पर स्थित होते थे। गुरुकुल प्रणाली वैदिक शिक्षा की मुख्य विशेषता थी कि गुरु के उच्च यानी विचारों,
आदर्शों का अनुसरण करके वे सभी यानी श्रेष्ठ जीवन का निर्माण करते थे। फिर आपका अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, ब्रिटिश कालीन शिक्षा का परिचय दीजिए। ब्रिटिश कालीन शिक्षा क्या थी, ये भी आपको देख लेना है, इसको भी आपको एक बार पढ़ लेना है। फिर आपका शिमला शिक्षा सम्मेलन क्या है, शिमला शिक्षा सम्मेलन क्या है, ये भी आपको देख लेना है। ये आपका आपका कर्जन ने 1901 में ईस्वी में आपके शिमला में एक यानी गुप्त शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय शिक्षा का सुधार एवं पुनर्गठन था। इसमें आपके लगभग 50 यानी 150 प्रस्ताव यानी पास हुए थे। शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव तथा कार्यान्वयन शिक्षा नीति के आधार पर बने सभी सम्मेलन को प्रस्तावित प्रस्ताव के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। इसके बाद मार्च 1904 में कार्यान्वयन ने अपनी नीति को सरकारी प्रस्ताव के रूप में यानी प्रकाशित किया। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है, राष्ट्रीय आंदोलन में शिक्षा के राष्ट्रीय आंदोलन में शिक्षा के क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है, ये आपको देख लेना है। तो ये कांग्रेस ने आपके 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता अधिवेशन में बंगाल के विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रीय का आंदोलन करने का निश्चय किया। यह आंदोलन स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस समय राष्ट्रीय आंदोलन में 4 मुख्य अंग हैं। पहला आपका स्वराज की प्राप्ति, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ये सभी इसके मुख्य अंग हैं राष्ट्रीय आंदोलन के शिक्षा के। फिर अगला प्रश्न जल्दी से देखिए, आपका दिया हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन की क्या उपलब्धियां थी, इसकी उपलब्धियां भी आप एक बार पढ़ लेना है। अगला प्रश्न का दिया हुआ, गोखले प्रस्ताव क्या है, गोखले प्रस्ताव भी आपको देख लेना है, इंपोर्टेंट प्रश्न आपका है। गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। बधौड़ा नरेश ने प्रयत्नों से उन्हें प्रेरणा मिली थी कि उन्होंने 19 मार्च 1910 ईस्वी को केंद्रीय धारा सभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह सभा सिफारिश करती है कि प्राथमिक शिक्षा को संपूर्ण देश में निःशुल्क और अनिवार्य बनाने का कार्य प्रारंभ किया जाए और सरकारी तथा इसको भी आपको देख लेना है। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है, भारत में उच्च शिक्षा की समस्याओं का उल्लेख कीजिए। भारत में उच्च शिक्षा की क्या समस्या है, आपको देख लेना है। भारत में जो उच्च शिक्षा की इसकी समस्या, भारत में सामान्य भावना यह है कि उच्च शिक्षा की स्थिति असंतोषजनक एवं भयप्रद भी है। इसको आपको देख लेना है। इसकी कुछ समस्याएं भी यहाँ से दी हुई, जैसे आपका उद्देश्यहीनता की समस्या होगी, इसी आपको देख लेना है। दूसरी इसकी समस्या होगी, इस सभी इसकी है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, दोषपूर्ण आपका परीक्षा प्रणाली होगी, आपके अपव्यय की समस्या, सभी इसके उद्देश्य हैं। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है, प्राथमिक शिक्षा की समस्या का वर्णन कीजिए। प्राथमिक शिक्षा की क्या समस्या थी, इसका आपको वर्णन कर देना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्राथमिक शिक्षा के यानी प्रथम विकास को ऐसे स्वर्ण युग के में प्रवेश किया गया था। इसको आपको देख लेना, एक बार पढ़ लेना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं भी। अगला प्रश्न जल्दी से देख लीजिए। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी पर आपको टिप्पणी आपको लिख देना है। ये क्या था, इसकी स्थापना जो की गई थी आपका यूजीसी यानी विश्वविद्यालय आपका अनुदान आयोग के आपका 1953 में की गई थी। आपका 1956 के यानी संसद में एक अधिनियम के द्वारा इसे एक स्वतंत्र संस्था मान लिया गया है। इस तरह इसको देख लेना है। इसके आयोग के कार्य भी आपको देख लेना, नीचे लिखे हुए हैं। विश्वविद्यालय के समुचित अनुदान देना, ये सभी इसके उद्देश्य हैं। आपको उद्देश्य सारे आपको पढ़ लेना है एक बार। अगला प्रश्न का दिया हुआ, पूर्ण प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं का वर्णन कर देना है। ये भी आपको देख लेना है। वीडियो को रोक के आपको पूरा अध्ययन कर लेना है, एक भी आपको छोड़ना नहीं, एक बार पढ़ लेना है इसको को। फिर अगला प्रश्न से आपको दिखा दे रहा हूँ, इसको एक बार पढ़ लेना वीडियो को रोक के। इसकी समस्याएं भी आपको देख लेना है पूर्ण प्राथमिक शिक्षा की। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है, मध्यकालीन शिक्षा के गुण दोष का उल्लेख कीजिए। मध्यकालीन शिक्षा क्या थी, ये भी आपको देख लेना है। देखिए मध्यकालीन, इसमें आपका धार्मिक और लौकिक शिक्षा का सामान्य, इसकी हेडिंग आपको देख लेना एक बार। व्यवहारिकता की देख लेना है, शिक्षा की अनिवार्यता, सभी हेडिंग आपको एक बार देख लेना है। चरित्र का निर्माण, निःशुल्क शिक्षा, दोष, आत्मिकता का अभाव, सार्वजनिक शिक्षा का अभाव, सभी हेडिंग आपको देख लेना है। इसके अंदर एक बार आप पढ़ लेना है। अंतर्गत आपको
जनसंख्या विस्फोट से क्या आशय है, इसका भारतीय शिक्षा पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि का यानी किस प्रकार शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है, ये आपको देख लेना। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साधारण शब्दों में, जब किसी देश की जनसंख्या की मृत्यु दर में कमी होती है, यानी बाल मृत्यु दर में कमी होती थी, लेकिन जन्म दर और जीवन यानी प्रत्याश में वृद्धि होती है, तो इन सबके संयुक्त प्रभाव के कारण जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। इस स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। इसका यहाँ से जनसंख्या विस्फोट का आशय यहाँ तक हो गया। फिर इसके भारतीय शिक्षा पर कैसे का इफेक्ट होता है, ये भी आपको देख लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, देश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, ये आपको देख लेना है। ये सभी इसको आपको देख लेना है, एक बार इसको आपको पढ़ लेना है सही से, इसके क्या प्रयास किए गए थे, इसको एक बार आपको पढ़ लेना है। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, या इसको आपको देख लेना है। आपको जो देश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए जो क्या प्रयास किए गए, इसको आपको देख लेना है एक बार सही से। अगला प्रश्न का दिया हुआ, अपव्यय की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अपव्यय की अवधारणा आपको स्पष्ट कर देना है, मैंने आगे भी बता दिया था। ये अपव्यय से हमारा तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण होने से यानी पूर्ण बच्चों को विद्यालय की किसी कक्षा में हटा लेना, ये आपका है। इसका उद्देश्य यहाँ से इसके आप यहाँ से इसका कोई डिफिनेशन देख लेना है, इसको उपाय भी आपको देख लेना है। यहाँ तक आपको इसको एक बार पढ़ लेना है, इस वीडियो को रोक के थोड़ा सा सभी आपको अध्ययन कर लेना है। मैंने आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको दिखा चुका हूँ, अब बस वीडियो को रोक रोक के सभी आपको अध्ययन कर लेना है। भाई यदि इतने प्रश्न उत्तर आप तैयार कर लोगे तो बिल्कुल आप पास हो जाओगे। आपको पास होने से कोई भी आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि यही प्रश्न आपके यूनिवर्सिटी में आपको दोहराए जाएंगे। मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको दिखा दिया है सारे सिलेबस से। भाई इतने प्रश्न उत्तर आपको तैयार कर लेना है अपने एग्जाम के लिए। भाई इन्हीं से आपकी अच्छी खासी मैडल यहाँ से क्लियर हो जाएगी। मैंने आपके सभी सब्जेक्ट के मैंने आपके मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो, क्वेश्चन आंसर के वीडियो कहने मतलब सभी मैंने अपलोड कर चुका हूँ। सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर वॉच कर लीजिए। बस इन्हीं से आपकी अच्छी खासी मैडल यहाँ से क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, जिससे वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सके। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।